नमस्कार दोस्तों, मैं विकास साक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की जो भूगोल की किताब है, जियोग्राफी की जो बुक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि जो अर्थ है उस पर कितने तरह की संरचनाएं, कितने तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और पूरा का पूरा अर्थ किन 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है और उन 3 कंपोनेंट्स की वजह से ही इस अर्थ पे लाइफ है, यानी हम और आप जिंदा हैं। ठीक है, उन 3 कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है वो जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं स्थलमंडल। ठीक है, भूमंडल या स्थल मंडल। ठीक है, भूमंडल या स्थल मंडल किसको कहते हैं? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, महासागरीय गर्त, गर्त नहीं, महासागरीय जो बेसिन होता है। बेसिन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये नदी है, यहाँ बीच में बहती है। ठीक है, इसके ऊपर वाले हिस्से पे ये नहीं चढ़ रही, तो ये जो बेसिन है जहाँ पे नहीं चढ़ पा रही नदी बहते हुए, जैसे सीधे आ रही है ऐसे बहते हुए, और ये दोनों साइड से ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो नदी जो है वो नीचे सीधे की ओर बहती हुई चली आ रही है और अपने साइड में ऊपर नहीं चढ़ पा रही है क्योंकि वो थोड़े से ऊँचे हैं। तो ये जो थोड़ा सा ऊँचा वाला एरिया है वो पानी से जो नहीं भरा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। नदी बेसिन भी होता है और महासागरीय यानी जो समुंदर हैं उनके आसपास भी बेसिन जो मिलता है महासागरों के आसपास, उसको भी महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो महासागरीय बेसिन और महाद्वीप, ये सारी जगहें हमारी क्या कही जाती हैं? भूमंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनको भूमंडल के अंतर्गत कहा जाता है। और इसमें 7 महाद्वीप आते हैं भूमंडलों के अंदर। भूमंडल यानी वो जगह जहां हम इंसान रहते हैं, तो वो 7 महाद्वीपों पे रहते हैं। कॉन्टिनेंट्स इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो ये वो जगह है जहां पे मिट्टी है, चट्टानी एरिया है। ठीक है, ये सारी वो जगह हैं जहां पे इंसान रह सकता है, ज़मीन पे पैर रख सकता है। जहां ज़मीन है वही कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ा और सबसे पहला कौन सा हम स्टडी करेंगे? एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है। और साथ में क्या है? पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग का मतलब क्या? पूर्वी देशांतर। ठीक है, देशांतर के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थ पर एक रेखा खींची गई है जो 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन लाइन। ग्रीनविच मीन लाइन के इधर जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं? ईस्ट वाली कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज कही जाती हैं, पूर्वी देश कहे जाते हैं। और ग्रीनविच मीन लाइन के इधर जो कंट्रीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी देश कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो एशिया है वो पूर्वी भाग में है, यानी इस अर्थ पे कहीं यहाँ पर पूरा का पूरा एशिया बसा हुआ है। तो हमारा जो एशिया है, एक तो वो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर की ओर, उत्तरी गोलार्ध यानी इक्वेटर से ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा ये जो एशिया है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर की ओर इसका इलाका है, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा। ठीक है, एशिया जो है, ये फैक्ट नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया के बाद, और हमारा देश इंडिया कहाँ है? हमारा देश इंडिया भी एशिया के अंदर ही है। एशिया के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? भारत है, पाकिस्तान है। ठीक है, और कौन सी कंट्रीज़ हैं? चीन है। ठीक है, और कौन सी कंट्रीज़ हैं चीन के अलावा? आप देखो, भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया। ये जितनी भी कंट्रीज़ के नाम मैं लिख रहा हूँ, इनके अलावा भी और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया में पाई जाती हैं। आप एक काम करना, अपना मैप ओपन करना और मैप ओपन करके उसमें जाकर ये देखना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इनके अलावा एशिया के अंदर आती हैं। ठीक है, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ और हैं जो एशिया के अंदर आती हैं। ये कुछ कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कॉन्टिनेंट्स के बारे में। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है।
ठीक है। और एशिया में जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और ये ऊंचाई कहाँ से ली जाती है? ये ऊंचाई ली जाती है समुद्र तल से। ठीक है, ये ऊंचाई समुद्र तल से ली जाती है। समुद्र तल का मतलब क्या होता है? ये रहा समुद्र का तल। ठीक है, अब यहाँ पे समुद्र में कहीं कुछ ऐसे है, कुछ ऐसी जगह हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तली है समुद्र की, जो बिल्कुल नीचे वाला बिंदु है समुद्र में, ठीक है, उस बिंदु से जो ऊंचाई होती है किसी जगह की, हो सकता है कि आपकी धरती यहाँ शुरू हो रही हो, नीचे ये पानी भरा हुआ है इतना, ठीक है, और धरती यहाँ शुरू हो रही है, ये पानी ऊपर है। इस पानी से नहीं ली जाती, तल से नहीं ली जाती, इसकी तली से ली जाती है, जहाँ पे बिल्कुल नीचे समुद्र का जो तल है, समुद्र के तल की जो जगह है जहाँ तली है, वहाँ से ऊंचाई ली जाती है। तो वहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ये सबसे ऊँचा स्थान है एशिया महाद्वीप में, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसको कहते हैं K2 या गैडविन ऑस्टिन। ठीक है, गैडविन ऑस्टिन या K2, इसको कहा जाता है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, और ये हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय क्या है? एक हिमालय के बारे में जब आप पढ़ेंगे, एक हिमालय हमारा जो बाद में बना, ठीक है, एक हिमालय का पोर्शन वो है जो पहले से ही बना हुआ था। हिमालय, नया हिमालय बनने से पहले ही जो पुराना हिमालय था, पुराना जो पर्वत था, उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब वो हिमालय नहीं है, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार एक पर्वत है, उसको ट्रांस हिमालय कहा जा रहा है, उसको हिमालय नहीं कहा जा रहा है। उसी ट्रांस हिमालय पे जो चोटी है वो K2 है। ठीक है, K2 जो है गैडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं, और ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एशिया के बाद। दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका इतना बड़ा महाद्वीप है, इसमें करीब 55 देश हैं। ठीक है, 55 देश यहाँ पर पाए जाते हैं अफ्रीका में। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये है हमारा अर्थ। ठीक है, इस अर्थ में बीचों बीच से निकलती है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर इसके बीचों बीच से निकलती है। इस इक्वेटर के ऊपर भी और थोड़ा सा नीचे भी, ऐसे करके अफ्रीका फैला हुआ है। यानी इक्वेटर जो है वो हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच निकलती है। ठीक है, इक्वेटर हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच निकलती है। इसके अलावा और कौन कौन सी हमने इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ी थी? इम्पॉर्टेंट जो अक्षांश थे, जो हमारे अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे, उसके अलावा कौन से अक्षांश पढ़े थे जो इम्पॉर्टेंट थे? एक था हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा भी किससे गुजरती है? हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उससे ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये भी गुजरती है। उसके अलावा नीचे जो इतनी ही दूरी पे 23.5 डिग्री, 23 डिग्री साउथ, ये क्या है? नॉर्थ में है, ये साउथ में है। इस रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं भी आपके किससे होकर गुजरती हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती हैं। इसका मतलब है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती हैं, जिसका नाम क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका में 55 देश हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, जो सहारा का रेगिस्तान है, वो कहाँ पे है? अफ्रीका में ही है। ये नोट कर लीजिए, सहारा रेगिस्तान है, ये अफ्रीका में ही है। इसको आप मैप में ज़रूर देखिए, ये कहाँ है? ये नॉर्थ अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, ये सहारा रेगिस्तान है। इसके अलावा और कौन सा रेगिस्तान है यहाँ पर? इसके अलावा साउथ अफ्रीका, नामीबिया, उन इलाकों में नीचे की ओर, यानी साउदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नाम से ही पता चल रहा है,
अगर ऐसा कुछ बनाएं हम अफ्रीका को, तो ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ हमारा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का जो एरिया है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, नामीबिया, इन 2 कंट्रीज़ में, इसके अलावा बोत्सवाना एक कंट्री और है, 3 कंट्रीज़ में एक और रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, उसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा, खोजिएगा कि उस रेगिस्तान का या उस मरुस्थल का या उस डेजर्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो उसका खोज करके आप खुद देख लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए जानते रहिए कि आपका जो अफ्रीका है उसमें 2 रेगिस्तान हैं, एक आपका ऊपर है नॉर्थ में और एक आपका नीचे है। और एक बार एटलस में आप पता है क्या क्या चीज़ें देखिएगा, आप ये ज़रूर देखिएगा कि सहारा कितने देशों में फैला हुआ है, किस किस देश से होकर के सहारा फैला हुआ है। ट्यूनीशिया में है, इसके अलावा और कौन से कंट्री में है, मोरक्को में है क्या आपके अल्जीरिया में है क्या, ये कंट्रीज़ आप जाकर के एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा। बिना मैप के आप कभी भी जियोग्राफी मत पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो सब बेकार है, जियोग्राफी फिर पढ़िएगा ही मत। ठीक है, तो अफ्रीका में ये चीज़ हो गई। अब एक अफ्रीका की एक नदी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अफ्रीका की जो नदी है ना, उस सबसे लंबी नदी है दुनिया की वहाँ पर अफ्रीका में, उस नदी को क्या कहते हैं? उस नदी का नाम आपको पता होगा, नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, बड़ी नदी नहीं, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बड़ी और लंबी में फ़र्क है, मैं बताऊंगा क्या है। दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब जरा कई बार ना एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, उसका स्लोप कहाँ से कहाँ है, साउथ से नॉर्थ है या नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, तो अगर आप नील नदी के बारे में जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी कहाँ पे है, अफ्रीका में है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में नदी बहती है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, स्लोप हो गया। तो नील नदी जो है कुछ यहाँ से बहना शुरू करती है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, यहाँ से बहना शुरू करती है और यहाँ से होते हुए जाकर के मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन पूरा नहीं लिखूंगा, मेड सी लिख देता हूँ, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। तो जब ये नदी ऐसे बह रही है, इधर की ओर जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, तो स्लोप कहाँ से होगा, स्लोप भी साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। तो इस तरीके से कई बार ना आपका जो है बेसिक आईक्यू लेवल चेक करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी स्कूल में हैं, कहीं कोई ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो आप समझ सकते हो किस तरीके से आप इन चीज़ों को देखते हो, कैसे आपको देखना होता है। ठीक है, तो नील नदी के बारे में हमने पढ़ लिया, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, लंबी नदी, बड़ी नदी नहीं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा बड़ी और लंबी में क्या फ़र्क है। अब हम देखते हैं तीसरा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है यूरोप। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका। अब हम कोई बड़े छोटे का सीक्वेंस नहीं देख रहे, अब जो बच्चे हैं उनको पढ़ रहे हैं। आपका काम यह है, आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप सीक्वेंस बनाओ बड़े से छोटे का और अपनी नोटबुक में लिखो कि बड़े से छोटे के सीक्वेंस में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका अफ्रीका, उसके बाद तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा, छठा, सातवां कौन सा है। ये आप खुद देखिए, खुद से एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट आपको जियोग्राफी में जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा और आए और आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहें, ज़्यादा रिवाइज ना करना पड़े। बिना रिवाइज किए ही चीज़ें याद रहती हैं अगर आप खुद से करके देखते हो। ठीक है, रिवाइज कम करना पड़ता है, करना तो पड़ता है, बिना रिवाइज किए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद से कर लेते हो थोड़ा कम करनी पड़ेगी मेहनत रिवाइज करने की। यूरोप की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि एशिया जो है वो कहाँ था, ईस्टर्न देशांतर में, पूर्वी देशांतर की ओर था। तो अगर हमारा एशिया कुछ ऐसे था, ठीक है, ये एशिया वो नहीं बना रहा, उसका मैप नहीं बना रहा, अगर एशिया ऐसे था ना, तो यूरोप कुछ इसके साथ सटा हुआ ऐसे है, इसी के साथ सटा हुआ है एशिया के साथ। एशिया और यूरोप ना एक ही बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट है। एशिया और यूरोप दोनों मिला करके एक ही कॉन्टिनेंट का, एक बड़े से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जिसको क्या कहा जाता है, यूरेशिया। ठीक है,
दोनों को मिलाकर यानी एशिया और यूरोप को मिलाकर के जो पोर्शन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप और एशिया को अलग कैसे करते हैं, यूरोप किसको कहते हैं और एशिया किसको कहते हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक तरफ एशिया कहा जाता है, दूसरी तरफ यूरोप कहा जाता है। तो एशिया कहाँ तक कहते हैं और यूरोप कहाँ तक कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है एशिया और यूरोप के बीच में एक माउंटेन है जिसको कहते हैं यूराल, यूराल माउंटेन कहते हैं, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत का जो ईस्टर्न साइड है दैट इज़ नोन एज एशिया और यूराल पर्वत का जो वेस्टर्न साइड है दैट इज़ नोन एज यूरोप। ठीक है, तो एशिया और यूरोप का डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है, यूराल के ईस्टर्न साइड में आपका एशिया है और यूराल के वेस्टर्न साइड में आपका यूरोप है। ठीक है, अब यूरोप को जो है यूरोप जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। नीचे भी एक महासागर है, इधर से भी एक महासागर है, ऊपर से भी एक महासागर आ रहा है। आप जा कर के देखिएगा कि कौन कौन से महासागर यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, यूरोप के नीचे कौन सा महासागर है, यूरोप के नीचे कौन सा समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी है। यूरोप के जस्ट नीचे ना यहाँ पे अफ्रीका शुरू होता है, आप जाके मैप में देखिएगा अफ्रीका जो है यहाँ नीचे शुरू होता है। ठीक है, तो यूरोप के नीचे अफ्रीका है और यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर जो है जो पानी भरा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यूरोप के बारे में आप जान गए, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं और उसके अलावा ये यूराल पर्वत से यूरोप से अलग होता है एशिया। ठीक है, तो यूरोप के बारे में समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कहाँ है, पश्चिमी देशांतर में स्थित है। पश्चिमी देशांतर में स्थित है। ठीक है, यूरोप ये जो आपका यूरोप में जो ग्रीनविच मीन लाइन है, ग्रीनविच मीन लाइन के वेस्टर्न साइड पे, तो ग्रीनविच मीन लाइन अगर ये है जीएम तो इसके वेस्टर्न साइड पे क्या है आपका, वो है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एक आती है कनाडा, एक आती है यूएस और एक आती है अलास्का। ठीक है, अलास्का पहले अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ रशिया, पहले ये रशिया का पार्ट था, बहुत पहले। रशिया ने इसको ना बेच दिया था अमेरिका को और बाद में पछताता था कि क्यों बेच दिया। उस टाइम पे बहुत सस्ते में बेच दिया था अमेरिका को, इसने अलास्का बेच दिया था रशिया ने। तो कनाडा, यूएस, अलास्का, इसके अलावा आपकी जो है मैक्सिको। ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा टोटल जो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में उनकी गिनती है 50 नहीं, पूरे के पूरे अमेरिका में 50 है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला करके 50 है। उत्तरी अमेरिका में ये सिर्फ आपको इतने कंट्रीज़ मिलेंगे, उसके अलावा दक्षिणी उत्तरी सब मिला करके छोटे छोटे कंट्रीज़ मिलाने के बाद आपको जो वो मिलेंगे, पूरा का पूरा एरिया मिलेगा, वो कुल मिला करके 50 कंट्रीज़ मिलेंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका के इस साइड है, नॉर्थ अमेरिका अगर ये हो ना मैप में, अगर आप नॉर्थ अमेरिका को ऐसे देखो तो इस साइड अटलांटिक ओशियन है, उसके अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और ये जो है पूरी तरीके से उत्तरी अमेरिका पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी इक्वेटर के ऊपर ही पूरा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट्स हुए, इनके बारे में आप नोट बना लीजिएगा। यहाँ क्या इसका पूरा का पूरा फंडा है नॉर्दर्न अमेरिका का। नॉर्दर्न अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है, ईस्टर्न साइड पे कौन सा महासागर है, अभी महासागर भी पढ़ेंगे, कौन सा ओशियन है, वो है आपका अटलांटिक ओशियन। और वेस्ट साइड में कौन सा ओशियन है, वो है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे। आप मैप जरूर देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला है आपका दक्षिणी अमेरिका। आपका ये अगर नॉर्थ अमेरिका है ना, तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे ऐसे एक जो है साउथ अमेरिका फैला हुआ है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो एक वाटर बॉडी है
छोटा सा पतला सा वाटर बॉडी है, उसको क्या कहते हैं, मतलब दोनों के बीच में थोड़ी सी पानी की पतली सी लकीर है, ठीक है, पतली, बहुत ही पतला समुद्र है, उसको क्या कहते हैं, पनामा। पनामा जल संधि। जल संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट की डेफिनेशन आगे चल के हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट क्या होती है। स्ट्रेट बेसिकली कुछ नहीं होता, ये दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, इनके बीच में जो पतला सा पानी का हिस्सा होता है इसको स्ट्रेस कहते हैं। और अगर ये पानी हो और ये ज़मीन हो, अभी क्या है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट 1 कॉन्टिनेंट 2, ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट के बीच में पानी की जो पतली सी लकीर होगी वो क्या कही जाएगी, स्ट्रेट कही जाती है, जल संधि। लेकिन उल्टा हो जाए, अगर ये दो महासागर हों, ये ओशियन 1 हो और ये ओशियन 2 हो और इसके बीच में ज़मीन हो पतली सी, तो इस ज़मीन को क्या कहा जाएगा, इस्थुमस, यानी स्थल संधि। तो जल संधि और स्थल संधि ऐसे ही डिसाइड होती हैं। तो आपका जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच जो जल संधि है, जो वाटर बॉडी है पतली सी, उसको हम क्या कहते हैं, पनामा जल संधि या पनामा वाटर बॉडी कहते हैं, पनामा स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और दो चीज़ें और याद रखने वाली हैं, दक्षिणी अमेरिका में इससे हो करके कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा भी इससे हो करके गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और नीचे से क्या है, नीचे यहाँ पर ये भूमध्य रेखा, थोड़ा ऊपर से इक्वेटर जिसको कहते हैं, इक्वेटर भी गुजरती है। और आपकी जो मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री साउथ जो रेखा है, मकर रेखा, वो भी गुजरती है। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो नॉर्दर्न अमेरिका है, उसके अलावा आपका साउदर्न अमेरिका जो है, ठीक है, साउदर्न अमेरिका के बाद आपका आता है जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अर्थ पे कैसे है, ये आपका रहा इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरह से, इसका कोई हिस्सा नॉर्थ में है ही नहीं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके अलावा आप इसके बारे में ये पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय क्यों कहते हैं, द्वीप जो है ना एक छोटा सा एरिया होता है पानी के भीतर, ये इतना छोटा कॉन्टिनेंट है कि द्वीप जैसा ही लगता है, छोटे से जो आइलैंड होते हैं ना उसकी तरह लगता है, तो इसीलिए इसको महाद्वीप कहते हैं और साथ में इसको द्वीप भी कहते हैं। तो द्वीप किस लिए कहते हैं, क्योंकि छोटा बहुत लगता है। और महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है और इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, ये सबसे छोटा है। इसके बाद जो जितने भी छोटे छोटे वो हैं आइलैंड्स हैं वो इससे छोटे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से शुरुआत मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया से द्वीपों की, तो इसलिए ये आखिरी होने की वजह से और ठीक ठाक आबादी और ठीक ठाक सा विस्तार होने की वजह से कम बाकियों के कंपैरिजन में इसको क्या मानते हैं, महाद्वीप भी मानते हैं, लेकिन साथ में द्वीप जैसा भी दिखता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 2-3 फैक्ट्स ही हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर के जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और ये सबसे छोटा है, ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा है अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका कहाँ है, ये रही हमारी अर्थ। इस अर्थ का जो साउदर्न हेमिस्फीयर, ये जो साउथ पोल है, इस साउथ पोल पे जो बर्फ़ जमी हुई है यही है अंटार्कटिका। यहाँ कोई रहता नहीं है, बहुत मुश्किल से कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर भी और ऊपर भी, ये अंटार्कटिका कहते हैं, ठीक है। इसको अंटार्कटिका कहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ ने ना एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, ग्लेशियर्स को स्टडी करने के लिए, ग्लेशियर्स आप समझ रहे हो, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसके बर्फ़ के,
ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं बर्फ़ के, कई कई किलोमीटर के, पूरा का पूरा दिल्ली समा जाए इतना बड़ा टुकड़ा बर्फ़ का, वो है ग्लेशियर। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर एरिया है वो यहीं पे है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ऊपर भी है, लेकिन ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में बर्फ़ फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे इंडिया भी है उनमें से। ठीक है, तो ये लोग जो है यहाँ पर आकर के इन्होंने अपनी एक वो बनाई हुई है, क्या कहते हैं उसको, रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर बना करके इन्होंने छोड़ रखा है। यहाँ पर लोग आते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा ग्लेशियर्स को स्टडी करते हैं, ग्लेशियर्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ग्लेशियर्स पे, ग्लोबल वार्मिंग का, ये सब देखते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि ग्लेशियर्स में जो सारी की सारी स्नो है कब पिघल जाएगी, इस तरह की चीज़ें स्टडी करते हैं और इन्फॉर्मेशन दुनिया को देते हैं। ठीक है, तो इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशंस यहाँ पर हैं। दोनों रिसर्च स्टेशंस के नाम आप जरूर याद रखिएगा। एक रिसर्च स्टेशन का नाम है आपका दक्षिण गंगोत्री, और दूसरे रिसर्च स्टेशन का नाम है मैत्री। तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये 2 जो आपके रिसर्च स्टेशन हैं ये इंडिया के हैं, और ये कहाँ पे हैं, साउदर्न पोल के पास, अंटार्कटिक जो हमारा वो है, ठीक है, वहाँ पे हैं। अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहाँ पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी इस चैप्टर में महासागर भी पढ़ेंगे और हम वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी जलमंडल पढ़ना बाकी है, फिर हमें जीवमंडल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। तो ये 5वें चैप्टर का पहला पार्ट था। अगले वीडियो में 5वें चैप्टर का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।